टेस्ट सीरीज के नंबर के आधार पर हम खुद को जज करने लगते हैं कि यार हमारा नहीं हो पा रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या तो हम कंटेंट अच्छा नहीं लिख पा रहे। अगर कोई प्रश्न नहीं बन रहा हो तो उसको क्या छोड़ देना चाहिए या फिर लिखना चाहिए? आप एग्जामिनर को या कॉपी चेकर का काम जितना आसान करोगे या उसे जितना खुश करोगे, वो आपको उतना खुश करेगा। और आपने पहले अटेम्प्ट में डीसी का पोस्ट लिया, क्या दूसरों से अलग किया? जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि प्री प्लस मेंस से ही स्टार्ट की जाए। जैसे नए सिलेबस की बात चल रही है, तो नया सिलेबस सभी के लिए एक समान है, वो चाहे पुराने एस्पिरेंट्स हो या जो नए बच्चे आ रहे हैं। उन नए सिलेबस को देखकर ना तो डरना है और ना तो बहुत ही हल्के में लेना है कि अगर एक चीज़ पर फोकस करो तो आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कोई कोचिंग वाला बता रहा है कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ पे पढ़े हैं, कोई बोल रहा है कि ये तो हमारी क्लास स्टूडेंट है या क्लास स्टूडेंट था। अगर कोई बच्चा आ रहा है, इस फील्ड में आ रहा है, तो उससे डेडिकेटेड होकर और पूरी ईमानदारी से आना चाहिए, कन्फ्यूजन लेकर बिल्कुल ना आए। लास्ट टाइम पर मैं घबरा जाता था। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लगातार हम 2019 में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी हर एक स्टोरी, उनकी जो तैयारी थी, कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या रणनीति थी, सारा कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मोटिव है। तो आज हमारे सामने दो ऑफिसर हैं। एक है हमारे सामने राजीव सर, जिनका सिलेक्शन एटीओ के पद पर हुआ है, और हमारे साथ में सौरभ मिश्रा सर, जिनका सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। तो दोनों से जानेंगे उन्होंने कैसे तैयारी की थी, कैसे प्रिपरेशन किया था, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सर लोगों के भी जो कॉपी वगैरह है, नोट्स वगैरह है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम राजवीर सिंह गौर है। मैं शिवपुरी जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स तथा पोस्ट ग्रेजुएशन एमए पॉलिटिकल साइंस में पूर्ण किया था। उसके पश्चात वर्ष 2019 का अटेम्प्ट दिया था, जिसका रिज़ल्ट हाल ही में आया है, जिसमें एक वेटिंग है मेरी असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर में। उसके बाद उससे पहले 2020 का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मैं असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूँ, तथा अभी हाल ही में मुझे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार लग रहा है, और साथ में आप हैं और हमारे परम मित्र राजवीर भी हैं, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का रहने वाला हूँ। 2019 की जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और मेरी 7वीं रैंक थी, और मेरा ये पहला प्रयास था, और मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था। अब ये सिंगरौली ज़िला अलॉट किया गया है। कौन सा प्रयास था आपका ये? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये क्लियर किया था। ओके, आप बताइए सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसा ही जैसा रिजल्ट आने के बाद सब महसूस करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस रिज़ल्ट का हमने बहुत वेट करा था, लगभग आधी रात हो चुकी थी, रिज़ल्ट आया था, और ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत दिनों की कोई मेहनत या कि कोई रुका हुआ काम आज पूरा हुआ है। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कब स्टार्ट किया था आपने, शुरुआत कब की थी? जी, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था जून में, और जुलाई से मैंने MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मेरा ये पहले से ही लक्ष्य था कि जो मेरा पहला प्रयास होगा वो अंतिम प्रयास होगा। तो मैं उसमें काफ़ी हद तक सफल रहा। ओके, कब डिसाइड हुआ था कि प्रिपरेशन यही करना है, इसी फील्ड में जाना है? ये हालांकि पूरा तो डिसाइड नहीं करा था मैंने, लेकिन जैसे 10th का रिजल्ट आया था तो हमें कलेक्ट्रेट बुलाया गया था, वहाँ मैंने उनकी कार्यप्रणाली देखी थी। मुझे ऐसा लगा था कि काम तो यही करते हैं, काम जो होता है कलेक्ट्रेट में ही होता है। तो तब इंस्पिरेशन मिला था, हालांकि तब उतनी समझ नहीं थी। तो वहाँ मैंने देखा, फिर जानकारियाँ इकट्ठा करी, फिर पता चला धीरे धीरे। फिर हमारे पड़ोस के गांव का एक भैया का DSP के पद पर चयन हुआ था, तो मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, हमारे बीच से भी चयन हो सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने यही प्रेरणाएँ लेते हुए, और फिर जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने दृढ़ निश्चय करा कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में अब आगे जाना है और पहले प्रयास में सफलता लेकर आ जाना है। मेरी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, और उसके बाद उस समय शिवपुरी से शुरुआत की थी मैंने। वहाँ पे कोचिंग क्लासेस से स्टार्ट किया था वहाँ पर। उसके बाद में फिर 1 अप्रैल 2018 को मैंने इंदौर में आके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अलग अलग लोगों से जानकारियाँ प्राप्त करी। क्या पहले से डिसाइड था कि इसी में जाना है, फिर और कुछ ट्राई किया था?
मैंने उसके अलावा और कुछ ट्राई नहीं किया था। पहले MPPSC का ही मैंने फाइनल किया था कि MPPSC ही करनी है। हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि अभी सिलेबस। सिलेबस भी चेंज हो गया है। जो स्टूडेंट हैं उनको डर सा लग रहा है कि अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, पता नहीं पहले जो सिलेबस था वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और अब थोड़ा सा और लेंदी हो गया है। क्या ऐसा लगता है आपको? जी मुझे लगता है अब जो सिलेबस है वो थोड़ा और अच्छे ढंग से ठीक कर दिया गया है। क्योंकि अब जो मध्य प्रदेश का वेटेज था, पहले के जो सिलेबस में वेटेज था वो चाहे प्री हो या मेंस हो, थोड़ा सा कम था। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता था। अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जो स्थानीय विद्यार्थी हैं उन्हें, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति, कला और जो इतिहास है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से परिचित हैं, तो उनके ये हित में ही है जो नया सिलेबस है। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख जो चरण है वो प्री है। तो प्री के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो पेपर है 3 चरणों का है, तो तीनों चरण में बराबर सफलता होना आवश्यक है, तभी अंतिम चयन हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आप पहले मेंस से स्टार्ट करिए, फिर प्री से करिए। पहले प्री का पढ़ा था, मेंस का पढ़ा था आपने? जी मैं और राजवीर, इसे मैं संयोग कहूँ या सौभाग्य कहूँ, साथ में ही हम लोगों ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी और हम तब से ही साथ थे। तो हम लोगों ने लगभग ऐसे ही स्टार्ट करा था कि प्री और मेंस हम लोग साथ लेकर चलते थे। तो जो मेंस हम जब लोग पढ़ते थे तो हम लोग आंसर राइटिंग भी कर लेते थे और सिलेबस अच्छे से कवर भी करते थे। और प्री के जो फैक्ट रहते थे, तो वो जब आप मेंस का सिलेबस कवर करते हो किसी भी बुक से, कोचिंग के नोट से, तो जो प्री के फैक्ट हैं तो वो अलग ही दिख जाते हैं। तो अगर हम दोनों साथ लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अब जो नए कैलेंडर हैं उनमें हम देखते हैं कि प्री और मेंस के बीच में गैप जो है बहुत कम है। तो अगर हम केवल प्री को लेकर चल रहे हैं या कि मेंस को लेकर चल रहे हैं तो हम लास्ट में जाकर पैनिक भी हो सकते हैं, तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो मुझे यही लगता है कि जो प्री और मेंस की जो पढ़ाई है वो साथ चलनी चाहिए, अलग अलग नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है और दोनों साथ लेकर चलने में हमारा काम आसान हो जाता है। ओके, आप बताइए कि आपकी क्या अप्रोच? जैसे मेरे साथी और सहयोगी और मेरे मित्र सौरभ जी ने बताया, हम लोगों की यही अप्रोच थी कि हम प्री प्लस मेंस को लेकर आगे बढ़े। साथ ही साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिन्हें हम प्री के तौर पे तैयार करते हैं और कुछ मेंस के तौर पे। तो जब 1-2 महीने पहले तक हम मतलब किसी एक विशेष पे ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं, और बाद में जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो फिर लास्ट टाइम पे प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं, और मेंस आने वाला होता है तो फिर टोटली मेंस पे फोकस करते हैं। तो ऐसे जो एग्ज़ाम के टाइम की स्ट्रेटजी अलग होती है और जनरल तौर पे स्ट्रेटजी अलग होती है। जी बिल्कुल, जैसा कि राजवीर ने बताया कि एग्ज़ाम के टाइम की स्ट्रेटजी अलग होती है। उस समय हमें अगर प्री का टाइम नज़दीक आ गया है तो प्री पर फोकस्ड हो जाना चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि प्री के बाद जैसे टाइम कम रहता है तो हमारा लगभग 60 से 70% सिलेबस जो मेंस का है वो कवर होना चाहिए। क्योंकि प्री के बाद एक तो पहले तो इसमें टाइम लग जाता है कि हम लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ पढ़ाई प्रभावित होती है। तो अगर हमारा सिलेबस इतना कवर है 60 से 70%, तो हम चीज़ें थोड़ा और आसान कर सकते हैं। क्योंकि फिर हमें आंसर राइटिंग भी करनी है, टेस्ट भी लिखने हैं, और जो बाकी का बचा सिलेबस है वो भी पूर्ण करना है। लगभग कितने समय में आपने मेंस का सिलेबस कवर कर लिया था? अगर माना जाए, एक देखा जाए कि अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, हाँ, इतने समय में आप सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। जी मुझे लगता है अगर जिसका बेस थोड़ा ठीक ठाक है, जिसने पहले की पढ़ाई अच्छे से करी है, जैसे हम सामाजिक विज्ञान जो स्कूल्स में लगती है, और जो आर्ट के बैकग्राउंड के छात्र हैं, तो उनका हम देखते हैं कि जो ये कुछ विशेष सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इसमें उन्हें उतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। और अगर उन्होंने पिछली पढ़ाई अच्छे से करी है तो उन्हें थोड़ा कम समय लगता है। और मैंने ये चीज़ें पहले से ही स्कूल के टाइम से अच्छे से पढ़ी थी, तो मैंने लगभग 6 से 7 महीने में मेंस का सिलेबस कवर कर लिया था, और इतने में हमारा प्री आ गया था। तो जो बाकी का 20 से 30% सिलेबस बाकी था तो वो मैंने प्री के बाद करा था। प्री और मेंस और इंटरव्यू की अगर लगातार करता है कोई, तो कितना समय में, 1 से 1.5 साल में हो सकता है क्या? सर ये व्यक्तिगत विषय है, मतलब हर एक व्यक्ति के पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। हालांकि ये है कि किया जा सकता है 1 से 1.5 साल में। जैसे सिलेबस में प्री प्लस मेंस में रहकर कर सकते हैं। जैसे सौरभ ने बताया कि आप लगभग 60 to 70% कोशिश कीजिए कि सिलेबस कंप्लीट हो।
परंतु हम देखते हैं जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता जाता है जैसे जैसे, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो कोशिश करें स्टार्टिंग में हम अपनी रिदम बना के रहें, जो अपना टाइमिंग लगभग जैसा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अलग अलग मैनेज रखता है, तो 6 घंटे या 5 घंटे कम से कम ऐसी सिटिंग लगाते रहें। तो लास्ट टाइम पे जब हम बैठते हैं तो ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती और हम आसानी से सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। एक दिन में अगर देखा जाए तो कितने टाइम पढ़ते थे? मैं कुछ तो कोचिंग क्लासेस का समय रहता था, कोचिंग क्लासेस के समय के अलावा उस समय में जब क्लासेस थी तब 3 से 4 घंटे पढ़ता था, और उसी समय वो मेरा ज़्यादा वो सही समय था, क्योंकि उस समय मेरी समझ विकसित होती गई। साथ ही साथ में जब वो लंबा समय में हमने कम सब्जेक्ट पढ़े तो ज़्यादा अच्छे से हम उसे ग्रहण कर पाए मस्तिष्क में। और जो बाद का समय था उसमें हम डिलीवरी जल्दी दे पाते हैं, तो जितने हमारे रिवीजन ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेंस के समय में सबसे मेन विषय होता है कम से कम समय में आपको आंसर कैसा डिलीवर कर रहे हैं, तो वो सोचने का समय बच जाता है, वो सोचने के समय बचने से स्पीड तेज़ हो जाती है। तो ये ज़्यादा काम किया मुझे। आपने मेंस का पढ़ लिया, साथ में पैरेलल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था कि बाद में स्टार्ट करना चाहिए टेस्ट देना? जी, मेरा ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका जब तक मेंस का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना हो तो टेस्ट सीरीज हमें बैक फायर भी कर सकती है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ना टेस्ट सीरीज के नंबर के आधार पर हम खुद को जज करने लगते हैं कि यार हमारा नहीं हो पा रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या तो हम कंटेंट अच्छा नहीं लिख पा रहे। तो मुझे लगता है सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज के बहुत ही अच्छे से लिखने चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट है वो एक तरह से नेट प्रैक्टिस है मेंस एग्ज़ाम की। तो अगर हमारी आदत ऐसी बनी है कि हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके फिर टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें और फिर करंट अफेयर्स भी अपडेट होकर उससे और उसे लिंक कर पा रहे हैं और पेपर टेस्ट के भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेंस में हमें बहुत काम आती है वो प्रैक्टिस, और मेंस भी हमारा बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, जो मेंस में 3 मार्कर हो गया, 5 का हो गया, 11 का हो गया, इसमें फॉर्मेट क्या रहता था? आइडियल जो आंसर रहता है कि हाँ ये आयोग की डिमांड के अनुसार, तो आप क्या लिखते थे, कैसा प्रेजेंट करते थे उसको? सर, हमारा जो एग्ज़ाम था जो जिसमें मेरा चयन हुआ है वो 2019 का था। तो तब जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि 3 मार्कर आते थे, 6 मार्कर आते थे और 15 मार्कर आते थे। अभी का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि पहले तो 3 मार्कर करो और उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखो और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दो, क्योंकि 3 मार्कर में हमेशा से स्कोप रहा है, उसमें 3 में से 3 मिलते हैं। अगर आपने अच्छा लिखा है और एग्जामिनर को आपने संतुष्ट करा है तो उसमें वो अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्कर के बाद मैं चला जाता था 15 मार्कर में, क्योंकि 15 मार्कर में हमें 3 पेज लिखने रहते थे और 3 पेज कंटेंट लिखना, क्योंकि लास्ट में टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, तो 15 मार्कर में पहले कर लेता था 6 मार्कर से, क्योंकि उसमें कंटेंट अच्छा देना रहता है। और फिर 6 मार्कर में सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि उसमें एक ही पेज लिखना रहता है, तो उसे फिर मैं इस पहले 3 मार्कर, फिर 15 मार्कर, फिर 6 मार्कर किया करता था। अगर कोई प्रश्न नहीं बन रहा हो, जी। 3 में हो, 5 में हो, 11 में हो, तो उसको क्या छोड़ देना चाहिए या फिर लिखना चाहिए? आप बताइए। जी सर, यदि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो अलग अलग प्रकृति के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल ही नहीं आता है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ आता है, और एक क्वेश्चन होता है जो मतलब हम एवरेज से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। तो जिसमें अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो उसे छोड़ ही देना चाहिए, जो मेरा मानना है। उसके अलावा यदि उसमें थोड़ा बहुत आता है तो हम उस चीज़ को, जो आती है चीज़ और उससे रिलेवेंट है, वो उसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे सौरभ जी ने बताया, तो उसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन का आंसर होता है, तो आंसर हमेशा क्वेश्चन में ही होता है। तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन की पूर्णता कर पाएँ हम। तो जितनी हम नॉलेज है जो इसमें जो रिलेवेंट है, बस उतना कंटेंट डाल सकते हैं हम, क्योंकि अनर्गल चीज़ें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करिए जितना हमें आता है बस उतना लिख दीजिए। आपकी अप्रोच बताइए, आपकी क्या है इस पे अप्रोच? मैं लगभग समान ही रहती थी, लेकिन जैसे 6 मार्कर और 15 मार्कर की बात करें, अभी वर्तमान में जैसे 5 मार्कर और 11 मार्कर चल रहे थे जी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर हमसे पूरा नहीं भी आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आ रहा है, तो लगभग मेंस की तैयारी में इतना सिलेबस कवर हो जाता है, इतनी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि हम उससे कुछ मतलब उस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो भी, तो हमें 6 मार्कर और 15 मार्कर, अभी वर्तमान में जो फॉर्मेट चल रहा था 5 मार्कर और 11 मार्कर,
तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हो सकता है एग्जामिनर को वो अच्छा लगे हमने जो कंटेंट लिखा है, क्योंकि हम देखेंगे कि एक नंबर, आधे नंबर, इससे ग्रेड 3 से हम ग्रेड 2 में आ जाते हैं, डीएसपी से डीसी में आ जाते हैं। तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें लिखना चाहिए, हमारे पास कुछ कंटेंट है, तो ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और जो 3 मार्कर का नेचर रहता है वो ऐसा रहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर हमें कोई सा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता है, आउट ऑफ द ब्लू है, तो उससे तो नहीं छेड़ना चाहिए, उसे अनर्गल चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। 11 और 5 में तो कर सकते थोड़ा बहुत जैसा कि आपने बताया, बट जो 3 मार्कर रहता है प्योर रहता है बिल्कुल, तो उसमें कुछ अपनी कहानी बना सकते हैं या नहीं, फिर बिल्कुल नहीं? नहीं। वो मुझे लगता है बैड इंप्रेशन डालता है, और एग्जामिनर को भी लगता है कि नहीं ये हमें हो सकता है चैलेंज कर रहा हो, तो हो सकता है उसे आगे अगर हमने कोई अच्छा आंसर भी लिखा है तो हो सकता है हम उसे प्रभावित ना कर पाएँ। मेरा मानना ये रहता है, मैंने कहीं सेमिनार देखा था किसी यूपीएससी टॉपर्स का, तो उन्होंने बोला था कि आप एग्जामिनर को या कॉपी चेकर का काम जितना आसान करोगे या उसे जितना खुश करोगे, वो आपको उतना खुश करेगा और आपका काम भी उतना आसान बनाएगा। तो इसलिए उनका काम कठिन ना करें और अनर्गल चीज़ें लिखने से बचें, खासकर 3 मार्कर में। मेंस के बारे में बुक लिस्ट वगैरह कि आपने क्या क्या सोर्स फॉलो किया था? सर, जो कुछ कोचिंग क्लासेस की बुक ली थी, जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम अलग से नहीं देख सकते, तो उनकी कोचिंग क्लासेस की बुक्स ली थी और कोशिश की थी जो सिलेबस की हेडिंग्स हैं उनके हम सबसे पहले उनके परफेक्ट आंसर हो सकें उसमें और उनकी पूरी परिभाषाएं हो सकें और साथ ही साथ उसके अलग अलग पक्ष हो सकें। तो इसको लेकर मेरी ये स्ट्रेटजी रही थी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ बनाए थे नोट्स, मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे। कब स्टार्ट किया था नोट्स बनाना, मतलब पहले पढ़ लिया था उसके बाद या पैरेलल चल रहा था? मैंने पहले पढ़ लिया था, उसके बाद बनाए थे नोट्स। हाँ। लगभग कितना समय लगा था नोट्स बनाने में? नोट्स बनाने में करीब 4 महीने लग गए थे मुझे, उस सिलेबस पढ़े हुए सिलेबस को फिर वापस उसे ही मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया था। अच्छा, सारे यूनिट के आपने नोट्स बनाए थे, मतलब सारे सब्जेक्ट के बनाए थे या फिर जो कुछ लग रहा था कि हाँ इसके बना लेना चाहिए? जो कुछ लग रहा था, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन है पर वो अलग अलग जगहों पर है, तो मैंने कोशिश की थी कि अलग अलग जगह नहीं पढ़ना पड़े, उसे एक साथ में पढ़ सकें। जैसे सुदूर संवेदन है तो ऐसा नहीं हो कि हमारी उस चीज़ को लेके अलग अलग जगह अलग अलग अप्रोच हो, तो जो सबसे ज़्यादा मार्किंग के क्वेश्चन रहते हैं और उनमें हम ज़्यादा सटीकता ला सकते हैं, तो मैंने उनकी डेफिनेशन वगैरह और जो नोट्स थे वो मैंने अलग से बना रखे थे। ओके, आपकी क्या अप्रोच रहती थी इसमें? नोट्स वगैरह का बनाने का क्या फॉर्मेट रहता था, कैसे क्या बनाए थे, कितना समय लगा था आपको? जी, पहले तो जो कोचिंग क्लासेस से हमें नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे और जो वहाँ टीचर्स थे तो उन्होंने जो हमें सिखाया था और पढ़ाया था, तो उसके हमने प्रॉपर नोट्स तभी बना लिए थे। और उसके बाद जैसे कुछ अच्छे पब्लिकेशंस के नोट्स मिलते हैं एमपीपीएससी के, मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे दृष्टि आईएएस, उनके जो नोट्स रहते हैं वो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मुझे तो सही लगती है, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी रिसर्च करके वो नोट्स पुराने सिलेबस के बनाए गए थे, नए सिलेबस के मुझे नहीं उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 2019 के अच्छे बनाए गए थे। तो कोचिंग में जो हमें पढ़ाया गया था उसका निचोड़ और दृष्टि आईएएस और इंटरनेट का सहारा लेके मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, और लगभग ऐसे ही 3.5 से 4 महीने मुझे भी लगे थे, और मैंने लगभग ऐसे तैयार कर लिए थे कि मतलब पेपर एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम के पहले मुझे केवल अपने नोट्स देखने पड़े, ना तो कोई सोर्स बुक, ना तो कोई कोचिंग नोट्स, ना तो किसी पब्लिकेशन के नोट्स। अच्छा, आपने पहले अटेम्प्ट में डीसी का पोस्ट लिया, क्या दूसरों से अलग किया आपने? मुझे जहाँ तक लगता है मेरे डीसी बनने में सबसे बड़ा योगदान मेंस का रहा है, क्योंकि मेंस में जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे 3rd हाईएस्ट नंबर मिले हैं। तो एक तो मैं इसके पीछे कारण एक ये समझता हूँ कि जब से मैं छोटा था, मेरी स्कूलिंग थी, तब से ही मुझे लिखना बहुत पसंद था और लिखना मेरी हमेशा से आदत रही है। तो मेंस के मेरे पेपर कंप्लीट होते थे और हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक है, पढ़ी जा सकती है अच्छे से, तो और स्पीड भी अच्छी थी, और कंटेंट हमने सेल्फ नोट्स, और कोविड के समय हमें पर्याप्त मौका भी मिल गया था। कोविड को जैसे बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलो, तो कोविड के समय हमें पर्याप्त टाइम मिल गया था। मैंने पर्याप्त इंटरनेट का यूज करके बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे थे, क्योंकि उसमें मैंने करंट अफेयर्स की बहुत सी चीज़ें अपडेट कर ली थी। तो जब मैंने मेंस लिखा टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने टेस्ट सीरीज में बताया
कि उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको मेंस में क्या प्रस्तुत करना है। तो टेस्ट जब मैं लिखता था तो एकदम सीरियस होकर लिखता था। अगर आप अनुमति दें तो इसके पीछे मैं एक कहानी भी सुनाना चाहूँगा दृष्टांत। व्यूअर्स ज़्यादातर जानते होंगे बाबर आजम और विराट कोहली को। तो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात हुई थी। तब बाबर आजम इतना वर्ल्ड क्रिकेट में इतने बड़े नाम नहीं थे, उन्हें इतना साबित बल्लेबाज नहीं माना जाता था। तो फिर वो विराट कोहली से मिले, तो फिर उनसे पूछा गया, उसके बाद देखा गया कि 2017 के बाद बाबर आजम का परफॉर्मेंस एकाएक ऊपर चढ़ा। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा आपको विराट कोहली ने ऐसा क्या बताया, आपने क्या ऐसा उनसे सीक्रेट पूछा। तो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि जब आप नेट प्रैक्टिस करते हो तो सेम उसी सीरियसनेस के साथ किया करो जैसे मेन मैच में खेलते हो। तो मुझे यही लगता है कि जब आप टेस्ट लिखो तो सेम उसी सीरियसनेस के साथ रहो और अपनी कॉपी कंप्लीट करो, करंट अफेयर्स वाली चीज़ें डालो जैसे आप मेंस में डालोगे। तो उसमें आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलेंगे और इंटरव्यू में अगर आपको कम नंबर भी मिलते हैं तो आपको ऊंची पोस्ट मिल सकती है। जैसे मुझे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले हैं, मुझे लगता है ऐसा 102 नंबर मिले। आपने मुझे भी था कि आपका दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन एटीओ मिला आपको, पहले अटेम्प्ट में क्या कारण रहा और कहाँ कमियां रही? क्योंकि यहाँ पे सफलता तो ज़रूरी है, सफलता तो हर कोई जाहिर करता है, बट कमियां अगर बताएंगे तो मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा रहेगा कि यार इन्होंने ये गलतियाँ की थी तो हम ना करें ये गलतियाँ। जी, मेरा जो माइनस पॉइंट थे और प्लस पॉइंट थे इन दोनों को बताना चाहूँगा मैं। प्लस पॉइंट तो ये था, मेरा हैंड राइटिंग ठीक थी, मतलब समझी जा सकती है, और जो वो फॉर्मेट था वो भी ठीक था, मतलब वो भी अच्छा था। परंतु जो कमी रही वो कमी रही कि मैं लास्ट टाइम पे एनजाइटी ज़्यादा हो जाती थी, मुझे एनजाइटी हो जाती थी और साथ ही साथ मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो एक की मतलब दो क्वेश्चन लगभग मेरे हर जगह पेपर में छूटते चले गए थे, चाहे पार्ट के हिसाब से, मतलब पार्ट ए में भी छूट जाते थे 1 या 2 क्वेश्चन और पार्ट बी में भी 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाते थे। तो उसके कारण जो मतलब काफ़ी अंतर आ जाता है नंबरों का, जबकि बाकी सब ठीक था, मतलब प्रेजेंटेबल था, परंतु ये कमी थी मेरी। और इसमें मैंने 20 में और काम किया तो थोड़ा उसमें सुधार हुआ, और मैं सोच रहा हूँ उसको, और अभी भी थोड़ी उसमें कमी बनी हुई है। क्योंकि जैसे सौरभ, मैंने कॉपी देखी हुई है सौरभ की अगर आप शुरुआत की हैंड राइटिंग देखें वो लास्ट तक देखेंगे तो आप में ऐसा लगेगा नहीं कि हैंड राइटिंग में कोई अंतर है, और काफ़ी सुदर्शन जो हैंड राइटिंग है इनकी, और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसका वैसे विपरीत हुआ है, मैंने राजवीर से बहुत कुछ सीखा है, उनका ज़्यादा योगदान है मेरी सफलता में। कैसा, अगर बताना चाहें कुछ? जैसे व्यक्तित्व की जो बात है, तो मुझे लगता है कि राजवीर का जो व्यक्तित्व है वो एज ए सिविल सर्वेंट बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। उनका जो एक अप्रोच रहता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हम एस्पिरेंट लाइफ जी रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक अप्रोच होता है सिविल सर्वेंट अप्रोच, कि मतलब उन्हें ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का एकदम से ऐसे कुछ आउट ऑफ द सिलेबस एकदम ऐसे कुछ चमकता है। तो हमारे ग्रुप में राजवीर ऐसे थे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, कभी किसी से बात करना हो, कुछ भी करना हो, तो राजवीर ही आगे आते थे। तो उनसे ये चीज़ बहुत सीखने को मिलती है। अभी जो हाल ही में सिलेबस चेंज हुआ है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी पहले से कर रहे थे या फिर कोई नए खिलाड़ी अभी आना चाहते हैं इसमें, तो अब क्या रणनीति होना चाहिए पढ़ने की, कि ताकि सिलेबस कवर हो जाए और इधर उधर भागना भी नहीं पड़े? क्या क्या सोर्सेस वगैरह आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी, जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि प्री प्लस मेंस से ही स्टार्ट की जाए और समय के अनुसार उसे मैनेज करिए। एक पूरा सिलेबस को हम देख लेते हैं तो उससे एस्टीमेट लगा पाते हैं कि हम इतने समय में ये चीज़ें कर पाएंगे। तो अपने काम को टुकड़ों में बांट के करिए। जैसे कहा जाता है कि एक पूरे हाथी को खाना मुश्किल होता है, परंतु उसे टुकड़े कर करके उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो उसमें यही अप्रोच रखी जा सकती है कि एक एक करके आपके जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हों और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हों उन्हें साथ में लेकर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो नया सिलेबस है वो नई सरकार की नीतियों के आधार पर देखा जा सकता है। जैसे कि अभी अमृतकाल चल रहा था, तो जो अमृत उत्सव था 75 वर्षों को लेकर, तो उसमें अगर आपने रेडियो या किसी अन्य चीज़ों पे सुना हो तो उसमें जो भारत की जनजातियां हैं, भारत के नायक हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसे हम नए सिलेबस के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ में भारत की संस्कृति, और कहीं ना कहीं एक समस्या है इसमें कि
लगभग 3 से 3.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, परंतु जो लास्ट में चयनित होने वाले व्यक्ति होते हैं वो मतलब मैक्सिमम यदि मान के चलें तो 1000 से ज़्यादा नहीं होते, कभी वैकेंसी नहीं आती इतनी। पर फिर उसके बाद में फिर बाकी लोगों का क्या होगा, तो उस चीज़ को देखते हुए उद्यमिता को भी इसमें वो किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो उसको सीखे भी, साथ ही साथ में उसको प्रैक्टिकल रूप में भी जोड़ दें, तो एक मतलब व्यक्ति के जीवन में नए डायमेंशन भी जानने को मिलेंगे। यदि इसके अलावा देखे जाए तो जो समसामयिक घटनाएं उन और कोशिश करिए कि जो जितने भी हेडिंग है सिलेबस की, कम से कम 2 पेज के उनके नोट्स बन सकें। तो उन नोट्स के माध्यम से हम लास्ट टाइम पे डायरेक्ट आउटपुट दे सकते हैं। उसमें जो हेडिंग है उसकी एक अच्छी डेफिनेशन बना के जिसे हम याद कर सकें, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जो विशेषताएँ, उसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, और कोशिश करें जो जितने भी हम खोल सकें उसके पॉइंट को ओपन करने की कोशिश करें। जो मेरी याद करने की अप्रोच है, मैं कोशिश करता हूँ कि सिलेबस में डाइवर्सिफाई ला पाऊँ, जैसे उसके राजनीतिक पक्ष आ सकें, सामाजिक आ सकें, सांस्कृतिक पक्ष आ सकें, और मैं उसको बांट के याद करता हूँ। तो इन अप्रोच को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सकता है। अगर आप अभी वापस से प्रिपरेशन करते हैं, डीसी बन गए, फिर भी अगर करते हैं तो आपकी क्या अप्रोच रहना चाहिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग? जैसा कि राजवीर सर ने ज़्यादातर चीज़ें बता ही दी हैं, ज़्यादा कुछ वैसे बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि नया सिलेबस आया है तो मेरा मानना है कि वो सब के लिए नया सिलेबस है। तो अगर कोई पुराना एस्पिरेंट है उसके लिए भी, और अगर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी, तो नए सिलेबस को देखकर ना तो डरना है और ना तो बहुत ही हल्के में लेना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें रिपीट भी हुई हैं और कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसा कि राजवीर सर ने बताया कि सरकार की जो नीतियां हैं उस हिसाब से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम थर्ड पेपर में एक टॉपिक है विकसित भारत एट 2047, तो उसी तरह के जो टॉपिक हैं, और जैसे हम देखते हैं कि जनजातियों के लिए विशेष अभियान और योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो चीज़ें ऐड हुई हैं, और एमपी विशेषकर उसकी और कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। और जैसे एथिक्स के पेपर के जो फॉर्मेट है जो पहले चला आ रहा था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके अनुसार जैसे अब प्री भी ज़्यादा दूर नहीं है, प्री और मेंस का जो अप्रोच रहता है कि साथ लेकर चलें, और जैसा कि राजवीर सर ने बताया कि जो सिलेबस के हेडिंग हैं उनके नोट्स कम से कम 2 पेज के बने रहने चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा मैं, जैसे कि यदि आप देखें नए सिलेबस को यदि देखा जाए तो उसमें साइंस का वेटेज पहले की अपेक्षा कम कर दिया है, तो जो लगभग इसमें समानता लाने की कोशिश की जा रही है अब, तो ये एक अच्छा अवसर भी है अगर देखा जाए तो क्योंकि थर्ड पेपर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो पास भी नहीं हो पाते थे, पासिंग मार्क्स नहीं मिल पाते थे। साथ ही साथ जो मैथ्स का वेटेज था वो ज़्यादा था, क्योंकि उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते थे, तो वो वेटेज में कमी आई है कहीं ना कहीं। तो ये मतलब एक अच्छा माहौल भी बना है, साथ ही साथ में समता भी आ रही है सब में। तो कोशिश करिए कि जो बिंदु हैं सिलेबस के उनमें हम जितनी सटीकता ला पाएंगे तो उतने बेहतर हमारा पूरा सिलेबस हो पाएगा और मेंस भी अच्छा हो पाएगा। ओके, अभी तक आपने कितने प्री दिए, कितने मेंस दिए और कितने क्वालिफाई हुए आपके? मैंने अभी तक 5 प्री दिए हैं, जिसमें से 4 क्वालिफाई हैं मेरे। स्कोर क्या रहता था? स्कोर रहता था मेरा पहले तो लगभग 78, 77, 76 ऐसा रहा है, और इस बार ये 82 रहा है। अच्छा जी, हर बार प्री को क्लियर हो जाता? जी हो जाता हर बार। क्या कारण है इसका हर बार क्लियर होना? हर बार मेंस भी क्लियर हो जाता है और हर बार मेंस भी हुआ क्या? जी हर बार मेंस भी क्वालिफाई हुआ है मेरा। फिर रुके कहाँ आप? मैं रुका मेंस में, मार्किंग में रुका हूँ मैं। हाँ, मेंस में थोड़ा और मैं प्रयास कर सकता था, साथ ही साथ में इंटरव्यू में भी कम मार्किंग रही मेरी, तो उसमें थोड़ा मैं पीछे रहा हूँ, मतलब काफ़ी पीछे रहा हूँ। ओके, आप बता दीजिए आपने अभी तक कितने क्या दिए हैं? मैंने लगभग 2000, जैसे कि बताया 2018 से स्टार्ट करी थी, तो 19 पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरा स्कोर था 78 प्री में। उसके बाद हमारा मेंस हुआ और 20 के पेपर में थोड़ा सा गैप हुआ था प्री में, तो इसके बाद हमारे मेंस हुए थे 19 के। तो मेंस में मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था, और मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि हम कभी कभी किसी भी चरण को जैसे प्री या मेंस या इंटरव्यू को हल्के में भी ले लेते, तो मैं बताना चाहूँगा कि हल्के में बिल्कुल मत लें। मेरा एक प्री 20 का
दो प्रश्नों से रुका था। अच्छा। उसमें 70 का टॉप गई थी जनरल की और मेरे 68 क्वेश्चन सही थे। इसके बाद 21 का प्री हुआ, उसमें मैं प्रोविजनल में रहा एक क्वेश्चन से। फिर 22 का प्री हुआ, उसमें भी मैं प्रोविजनल में रहा एक क्वेश्चन से। अच्छा। और 23 का मेरे 82 थे। और मेरा कुल मिला के कहा जा सकता है मेरा जो मूलधन था वो 2019 ही था, ऐसा कहा जा सकता है। वर्तमान में सोशल मीडिया जो है बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, मतलब कि रील्स वगैरह चल रही है, बहुत सारे अगर शॉर्ट्स चल रहे हैं तो चलता गया तो 1 घंटे 2 घंटे निकले पता ही नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है सोशल मीडिया और इंटरनेट आज के समय की ज़रूरत है और उसका समय भी है, तो उससे हम अलग तो नहीं रह सकते। हाँ, उसे सही दिशा में ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। जो अभी हम फालतू की रील्स और शॉर्ट्स देखने में समय व्यतीत करते हैं, उसकी जगह जैसे उदाहरण के तौर पर हम इंस्टाग्राम को लेते हैं, तो इंस्टाग्राम में आप देखेंगे कि जो यूपीएससी की प्रतिष्ठित कोचिंग है या कि एमपीपीएससी की हैं, तो उनके पेज बने हुए हैं, डेडिकेटेड पेज करंट अफेयर्स के लिए हो या कि जो जीएस के जो सिलेबस है उसके लिए डेडिकेटेड पेज बने हुए हैं। तो उससे हमें बिना किसी मेहनत के फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है करंट अफेयर्स के लिए। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम वो ऐड करके अपने कंटेंट को बहुत अच्छा रिच बना सकते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे आंसर को बहुत ही रिच कर देती हैं और हमारी कॉपी अच्छी दिखती है दूसरी कॉपियों से, और हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। तो सोशल मीडिया हाँ डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन उसका अगर सही दिशा में उपयोग करें, जैसे रील्स की बात हो गई, तो और बाकी रील्स तो होती ही हैं, ऐसी रील्स भी होती हैं जैसे सरकारी योजनाओं की रील्स होती हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे जैसे माई गवर्नमेंट इंडिया, जनसंपर्क एमपी, ये रील्स के माध्यम से अब योजनाओं को समझाते हैं कि इस योजना के क्या बिंदु हैं, क्या लक्ष्य हैं और क्या हमने अभी तक प्राप्त करा है। तो उन रील्स से हम उपयोग करके अपने कंटेंट को रीच कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी लगभग आधी मेंस की तैयारी पीडीएफ और सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम, इनके द्वारा करी है। तो डिस्ट्रैक्शन तब है अगर हम उसका मिसयूज करें, अगर अच्छे से यूज करते हैं तो वो बहुत बड़ी ताकत है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में और कंटेंट को रिच बनाने में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई टॉपिक है हमारे सिलेबस का और उसमें हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हल्का कंटेंट है, तो हम वो कीवर्ड लिख के और लास्ट में किसी कोचिंग का उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं जैसे विजन आईएएस, तो अगर लास्ट में हम ये लिख देते हैं तो हम देखेंगे 3 से 4 आर्टिकल उस टॉपिक के बारे में हमें आ जाते हैं, हमारी स्क्रीन पर दिखने लगते हैं, तो हम वो नोट डाउन कर सके अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी पढ़ाई में ज़्यादा उपयोगी है। हाँ, मिसयूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इस प्रिपरेशन के दौरान हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, बिना किसी स्ट्रगल के कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता है। बिल्कुल। कोई फेस रहा हो ऐसा आपकी लाइफ में? हाँ, ये फेज़ रहा था, खासकर ये जो रिज़ल्ट ना आने का फेज़ था। तो इस फेज़ में मतलब हम 2018 को आ चुके थे। तो उसके बाद आने के बाद में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठने लगते हैं, क्योंकि मेरे जो जितने भी साथी थे तो लगभग सब सिलेक्टेड हो चुके थे, वो जो व्यापम परीक्षाएं या फिर अन्य हाई कोर्ट परीक्षाएं, तो इनके माध्यम से सब सिलेक्टेड थे। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा नैतिक जब वो लगने लगता है, साथ में बैठते हैं या फिर करते हैं कि मतलब कम से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए इस समय, परंतु रिजल्ट नहीं आ रहे थे उस समय। और साथ ही साथ में थोड़ा मतलब रिश्तेदारों को भी ऐसे वो होता था कि उत्सुकता होती थी कि मतलब कब तक कितना समय लगेगा, क्या होगा, और एक मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाते उस चीज़ समय को हम। तो वो स्ट्रगल ज़्यादा था, मेंटल जो था। तो और कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद में ऐसा लगता है कि हमें जवाबदारी लेनी चाहिए, परिवार की कुछ योगदान देना चाहिए, वो योगदान नहीं दे पा रहे थे। तो वो एक स्ट्रगल जो मुझे लगता है मेरे लिए था। परंतु ये एक सौभाग्य की बात कहूँगा कि ये सौरभ हुए और हमारे जो कोचिंग के संस्थान के लोग थे, और जो मतलब धीरे धीरे हम लोग जब वो तैयारी करते हैं तो ऐसे लोग मिलते जाते हैं हमें। तो उन लोगों के साथ सहयोग और समर्थन के माध्यम से बहुत एक ऊर्जा मिलती थी हमें। हम लोग काफ़ी समय तक रातों में बात करते थे, मतलब 1-1 घंटे तक हमारी चर्चा चलती थी। पर ये कि उस समय को रिलैक्स कर देती थी ये बातें। तो जब हम उन लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोग हमें समझते हैं और जानते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कुछ काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये ज़रूर था, स्ट्रगल
टफ था, परंतु ये भी है कि साथी बहुत अच्छे मिले इस स्ट्रगल में, और मुझे लगता है कि हम लोग लाइफ टाइम तक मतलब साथ में ही रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसे फेस जो शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि राजवीर ने बताया कि जैसे हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था 19 का पहला अटेम्प्ट, एक तो उसका नोटिफिकेशन भी लेट आया था। जैसे हमने जुलाई 2018 से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, और नवंबर 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। फिर प्री हुआ जनवरी 2020, फिर मार्च 2021 में, बीच में कोविड काल आया, फिर मार्च 2021 में मेंस हुआ, फिर दिसंबर 2021 में मेंस का रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू होने वाले थे, फिर एकाएक ऐसी स्थितियां बदली कि फिर अगला मेंस होना था, मतलब एडिशनल मेंस हुआ, फिर नया रिजल्ट आया। तो लगभग इसमें हम देखते हैं कि 3 से 4 साल समय लग गया। ये जो 3 से 4 साल का समय था, ये निश्चित ही मतलब कई दिन में ऐसे भी आते थे कि मतलब लगता था कि हम सही दिशा में हैं भी या नहीं भी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ और घर से दूर रहने में हमें लगता है कि नहीं, एक उम्र के बाद हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि घर से दूर रहना और बिना नौकरी के, और अगर पढ़ाई में भी ये सब चल रहा हो कि रिजल्ट ही ना आ रहा हो, तो मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि राजवीर ने बताया, हमारे आसपास ऐसे लोग हों, तो हम लोगों का एक सर्कल था, राजवीर थे उसमें और कुछ अच्छे स्टूडेंट थे, तो हम लोग आपस में बात करके किसी तरह मोटिवेटेड रह के इस दौर से हमें निजात मिली है। और वही है कि अगर संघर्ष बहुत तकलीफ दे है तो मंजिल में उतना ही मज़ा आता है। और इसमें एक मुझे लाइन याद आती है कि क्या खूब याद रहेगा ये दौर हमको, क्या खूब तरसे हैं एक रिजल्ट के लिए। तो मुझे लगता है 2019 के रिजल्ट में ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस रिजल्ट ने हमें बहुत वेट कराया है। मतलब वो बोल सकते हैं, आपने जैसा मेंशन किया है कि जितना आप संघर्ष जितना ज़्यादा रहेगा, सफलता भी उतनी मज़ेदार रहेगी। जैसे हीरे का हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, कि हीरे में जितना कट लगाए जाते हैं, पॉलिश की जाती है, वो उतना ही चमकदार होता है। और जैसे वो जितना ही प्रेशर और उसमें टेम्परेचर नीचे जब दबा रहता है, तो उतना ही अच्छा वो हीरा बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था आप दोनों से मेरा, आप जो भी देना चाहें आप दोनों में से। आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं एमपीपीएससी को भी टारगेट कर लूँ, राजस्थान पीएससी को टारगेट कर लूँ, देन व्यापम भी टारगेट कर लूँ, मल्टीपल एग्जाम, तो ये करना उचित है? मेरा मानना है कि हो सकता है कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, वो दोनों चीज़ें एक साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि कन्फ्यूजन नहीं आने देना चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड होकर उसी की करिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी डेडिकेशन लगता है, हार्ड वर्क लगता है। और अगर यूपीएससी की कर रहे हैं तो यूपीएससी की ही करें फिर, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर ऐसे दो चीज़ें एक साथ लेकर चलते हैं तो फिर लगभग दोनों ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अगर आप एमपीपीएससी का, जैसे मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारा जो नोटिफिकेशन था वो लेट था, तो मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में थोड़ा जोश ज़्यादा था कि नहीं, अब सिविल सर्विसेज ये वो, तो मुझे भी लगा था कि अब चलो यूपीएससी करते हैं। फिर मैंने उसका सिलेबस देखा और प्रीवियस ईयर्स पेपर देखे, तो मुझे समझ आया कि नहीं, अभी मेरा लेवल वो नहीं है, मेरे लिए ये ज़्यादा सही रहेगा कि मैं एमपीपीएससी पर अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस करूँ। तो मुझे लगता है रिजल्ट आपके सामने है कि अगर एक चीज़ पर फोकस करो तो आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और है आप दोनों से, अच्छा अभी जो सिलेक्टेड हो रहे हैं, चाहे आपने कहीं से कोचिंग की या नहीं की हो, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो रही है चीज़ पे कि आपने कोचिंग कहीं और से की है, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह फ़ोटो लग रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है। कोई कोचिंग वाला बता रहा है कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ पे पढ़े हैं, कोई बोल रहा है कि ये तो हमारी क्लास स्टूडेंट है या क्लास स्टूडेंट था। तो क्या ओपिनियन है इस पर? सर मेरा ओपिनियन यही है कि हमें किसी भी काम का उतना ही श्रेय लेना चाहिए जितना कि हमने उसमें योगदान दिया है। तो जैसे बोर्डिंग्स लगते हैं तो कम से कम उसमें ये दर्शाना चाहिए कि उसमें जैसे टेस्ट सीरीज़ में है तो टेस्ट सीरीज़ में, या फिर मॉक इंटरव्यू में तो मॉक इंटरव्यू में सिलेक्टेड हैं, या हमने मतलब किस चीज़ में योगदान दिया है, या क्लासेस हैं तो क्लासेस के लिए। अभी हाल ही में यदि देखा जाए तो एक ये मुद्दा भी बन के उभरा है कि इन पे विशेष रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के लिए बात चल रही है। हाँ, तो ये मेरी भी मांग है कि कम से कम जो जिस चीज़ के लिए जितना योगदान है उसका उतना ही श्रेय लेना चाहिए। जैसा कि राजवीर ने बताया कि जैसे ये होर्डिंग लग रहे हैं, फ़ोटो लग रही हैं,
तो ये जैसे जो बच्चे दूर बैठे हैं, जो इंदौर में नहीं है, भोपाल में नहीं है, कोचिंग से, जहाँ कोचिंग संस्थान है उनसे दूर बैठे हैं, तो उन्हें उन्हें ये चीज़ें ना बहुत भ्रमित कर देती हैं। तो जैसा कि राजवीर ने बताया कि अगर प्री टेस्ट सीरीज का है वो छात्र, तो ये मेंशन करना चाहिए, अगर मेंस टेस्ट सीरीज का है तो ये मेंशन करना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ, आप क्रेडिट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, आपका हक है अगर आपने योगदान दिया है उसमें। क्योंकि अगर कोई बच्चा दूर बैठा है तो वो भ्रमित भी हो सकता है कि नहीं, ये तो मतलब यहाँ जाने पर सिलेक्शन पक्का ही है। और बच्चों को भी मुझे लगता है स्वविवेक का पालन करना चाहिए और एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, या कि गहन छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। अपने स्वविवेक का बिल्कुल पालन करना चाहिए। देख रहे हैं भविष्य एस्पिरेंट, आप दोनों की तरफ से उनके लिए कोई सुझाव हो, कोई प्रेरणादायक बातें हो जो बताना चाहें? सर, ये एक सफ़र, एक खूबसूरत सफ़र भी है और साथ ही साथ एक संघर्षपूर्ण सफ़र भी है। तो जैसा कि बताया था सौरभ ने कि आप विपरीत परिस्थिति में आप अच्छे निखरते हो, तो ये कहीं ना कहीं वही विपरीत परिस्थितियाँ हैं। जैसे अगर राम जी को देखें तो राम जी 14 वर्ष का संघर्ष ने राम बनाया, ना कि एक राजकुमार राम बना था। तो वो संघर्ष अगर आप अच्छे से उसको समझो और उससे सीखो तो वो बहुत कुछ सिखाता है हमें। बस ये उस समय धैर्य धारण करके और हमें अपने काम पे लगने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं तो उनको दूर रखें और साथ जितनी आवश्यकता हो सके उतने संसाधनों का उपयोग करें और अपने जो काम है उस पर जो स्ट्रेटजी बताइए या फिर और चीज़ें अलग अलग वीडियोस के माध्यम से सीखने को ही मिलती हैं, तो आपका जो लक्ष्य है उस पर बस बढ़ते जाएं। मेरा ये मानना है। मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा आ रहा है, इस फील्ड में आ रहा है, तो उससे डेडिकेटेड होकर और पूरी ईमानदारी से आना चाहिए। कन्फ्यूजन लेकर बिल्कुल ना आए, पूरी ईमानदारी से आए, सिलेबस अच्छे से कवर करे, अच्छे से पढ़ाई करे, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और एक पीडीएफ, कुछ वो सेकंड का जो समय होता है वो पूरा जीवन बदल देता है। और वो जो खुशी होती है सिलेक्शन की, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। और सालों की मेहनत जब रंग दिखाती है अपना, तो वो बहुत ही अच्छा समय होता है। और अगर ईमानदारी से मेहनत करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और आप लोग पाएंगे भी कि जिन गलियों में आप लोग घूमते थे, फुटपाथों में घूमते थे, तो आपको वहाँ अपने इश्तिहार चिपके मिलेंगे। तो इसलिए संघर्षों से बिल्कुल नहीं घबराना है और अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल सिलेक्शन होता है और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। कैसा क्या लग रहा है आपको? पहली बार मुझे लगता है कि आपने सिलेक्शन के बाद पहली बार ही इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी, अच्छा लग रहा है। और साथ में राजवीर का साथ है और आपका जो ये प्रयास है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का और जो सच्चाई दिखाई जाए एस्पिरेंट्स के, उनके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हमें केवल सफलता दिखती है, उसके पीछे की कहानियाँ नहीं दिखती। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इंटरव्यू। मैं भी बड़ा खुशी हूँ और ख़ासकर हम तीनों पहले भी मिल चुके हैं और आपसे भी पहले मुलाकात हो चुकी है, तो वापस मिलने का मौका मिला। और साथ ही साथ में जो एक माता पिता की खुशी होती है, जो परिजनों का मतलब प्यार होता है और सब अपने लोग खुश होते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। मैं कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे उन चीज़ों को देखता हूँ तो और ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ को लेकर। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। और मतलब आप जो भी काम करना चाहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ काम करिए। और ये नहीं है कि बस MPPSC अकेला जीवन है। हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो एक उस चीज़ का भी डिसीजन लेना हमें आना चाहिए कि नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो उससे हम बाहर भी निकल पाएँ और साथ ही साथ में हम और अलग वो भी तलाश कर पाएँ अन्य चीज़ों को भी। तो कोशिश करिए कि ये जीवन नहीं है ये, क्योंकि सफल होने वाले लगभग 1000 या 1500 कैंडिडेट होंगे, असफल होने वाले भी कई सारे कैंडिडेट हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं MPPSC की पूरी तैयारी आपको अपनी क्षमताओं को बता पाती है। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं एक लास्ट टाइम पर जो मैंने बताया कि लास्ट टाइम पर मैं घबरा जाता था चीज़ों को लेकर, तो उसमें मुझे धैर्य कैसे धारण करना है और साथ ही साथ में सुधार कैसे करना है समय समय पर, तो वो चीज़ें हमें बनाती हैं। तो ये आप भी, जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे सब सीख जाता है कि हमें कौन सी तैयारी के दौरान कि कितना काम करना है और कैसे काम करना है। तो उस चीज़ को समझ बहुत ज़रूरी है हमें। तो खुद को समझें, आत्मज्ञान, आत्मनियमन,
ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों धन्यवाद से आपका भी। मिलके बहुत अच्छा लगा। एक अंदर से अच्छा मेरे को खुद को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि चलो जी, हम भी लगे हमें हैं। भी आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। हमसे क्या ही सीखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन हमें सिखाते हैं कि मतलब कौन सी समस्या हो सकती है किसी व्यक्ति की, और कहीं ना कहीं हमें आगे जाके उसी क्षेत्र में काम करना है। तो ये हमारे लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण बात है कि आपके साथ एक मीटिंग हो पाई हमारे लिए। क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते थे तब ऐसा कोई माध्यम नहीं था, खासकर MPPSC के क्षेत्र में, कि मतलब हमें ऐसे कोई वीडियोज मिल सकें कि मतलब जो एस्पिरेंट्स लाइफ स्टाइल दिखा सकें। सेलेक्टेड लोगों को इतने इंटरव्यू नहीं दिख सकते थे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हमें। आखिरी में मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं वो इन लाइनों से प्रेरणा ले सकते हैं। वो जो कवि हैं उनका नाम स्वयं श्रीवास्तव है, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है बस अपने आप से। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने, काफ़ी अच्छा लगा आपकी पंक्तियाँ सुन के। धन्यवाद। बस एंड करना चाहूँगा, एक बार और पुनः बोलना चाहूँगा आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, आपका भी धन्यवाद। है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस मेरा मोटिव हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में यही रहता है कि आपके लिए जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रगल रहा है आप देख सकते हो, एक ATO ऑफिसर है आपके सामने, एक DC ऑफिसर है, तो इन्होंने जो रणनीति बताई है तो आप फॉलो करके देख सकते हो कि कैसे क्या, कहाँ इन्होंने गलती की, वो आप ना करें। बस एंड करना चाहूँगा, सर लोगों के भी जो कॉपी वगैरह है, नोट्स वगैरह है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।